चलिए बेटा, सबसे पहले आप लोगों को वर्क एंड एनर्जी में हम लोग कहां तक पढ़े हैं एक बार हम रिवाइज करते हैं, देख लेते हैं हम लोग कहां तक पढ़े हैं, क्या चीज हमारा छूटा रह गया है। तो मुझे आप लोग थोड़ा गाइड करना कि सर ये पढ़ चुके हैं, ये नहीं पढ़े हैं, या ये पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वर्क एंड एनर्जी। क्लियर? देखिए, वर्क के बारे में आप सर लोग क्या जब से जाने? मैंने ज्वाइन किया क्लास, सर हाँ जब से मैंने ये क्लास ज्वाइन किया है ओएसएम, तब से ये वर्क एंड एनर्जी नहीं हुआ है। बस एक बार डाउट पूछा था मैंने। अच्छा, ये पढ़ाई नहीं हुआ है? नो सर। ओ हो, तब तो हम पढ़ लेना शुरुआत से। मुझे लगा कि मैं पढ़ चुका हूँ या सर पढ़ा पढ़ाई चुका हूँ। हुआ है। हाँ बोलिए बेटा। सर उतना नहीं बताए थे, थोड़ा ही सा पढ़ा है। अच्छा, वर्क एंड एनर्जी पढ़ाए नहीं थे, तो आज हम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब आप ये कहना चाहते हो। सृष्टि, सर स्टार्ट ही कीजिए क्योंकि मैंने नहीं किया था क्लासेस ठीक का। ठीक, स्टार्ट करते हैं बेटा। ये तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जानती हो मैं जब आगे कॉन्सेप्ट में जाऊंगा तो मुझे फिर दिक्कत होने लगेगी। मुझे लगेगा कि बच्चों को ये बता चुका हूं और फिर हम लोग नया नया फॉर्मूला डिराइव कर रहे होंगे। तो चलिए, अच्छा है। आज हम बात करेंगे वर्क के बारे में। तो सबसे पहले वर्क को कौन डिफाइन करेगा? व्हाट इज वर्क? बोलिए रिया। Sir, सृष्टि। of force and displacement. When a force acts on an object and an object shows displacement and the force has done work on an और कोई बच्चा? Sir, सर when a if the force acts on an force object and the object moves, we call it force has done work on an object. बिल्कुल। और कोई बच्चा? if so the when force force is is applied applied. and the force is displaced in the direction of force. बहुत अच्छा आकांक्षा। और कोई बच्चा? Sir, the product of magnitude of the force acting on a body and the displacement in the direction of force. क्या बात है, तुम्हारा आवाज बहुत क्लियर था। वेरी गुड Thank आशीष। you, sir. ओम तुम Thank बोलो। you, sir. When a body applies force on another body and the body starts moving in the direction of the force, then we consider that work is done. चलिए, आप लोगों का सबका डेफिनेशन बहुत अच्छा था। अबाउट एंड अराउंड द पॉइंट था, बट मैं बताऊं, देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट है जो हमारा कहता है कि फोर्स होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दो क्वांटिटी है जो दोनों का जरूरत है। अगर इनमें से एक भी क्वांटिटी मिसिंग है तो वर्क विल नॉट बी सेड टू बी डन। ओके, व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, अच्छा डिस्प्लेस्ड जो है ना उसके बारे में भी हम बात करेंगे। व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ force, then work is said to be done. Then work is said to be done, मतलब जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, और किसी न किसी फोर्स की जरूरत हो, तो हम क्या बोलेंगे? वर्क इज सेड टू बी डन। अब बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मुझसे प्रार्थना ने क्वेश्चन पूछा था कि सर वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सर ये जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वर्क क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा? Scalar. Sir, scan. क्यों स्केलर होगा? सर क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट यूज हुआ है, जो डॉट है वो स्केलर क्वांटिटी है। देखिए बेटा, क्लास 12th में हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम होगा वेक्टर अलजेब्रा। सर ठीक है, क्योंकि वेक्टर और स्केलर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर देता है। हाँ तो ये गलत है बेटा, आप जो अभी बोली वेक्टर और स्केलर के बारे में, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। आकांक्षा बेटा यहाँ देखिए,
वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ते हैं क्लास 12th में, लेकिन फिजिक्स में हमारे क्लास 11 में ही ये शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पे दो तरह का प्रोडक्ट पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम डॉट प्रोडक्ट और एक पढ़ते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। सॉरी, डॉट और स्केलर एक नाम है और एक हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम? वेक्टर प्रोडक्ट। तो बेटा ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, यहां पे जो डॉट पॉइंट है ना वो मल्टीप्लीकेशन के लिए है, लेकिन हम लोग इस मल्टीप्लीकेशन को ऐसे नहीं लिखते हैं, फोर्स क्रॉस एस, ऐसे हम नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर आपने क्लास 9 में ऐसे लिख दिया तो हम उसको गलत भी नहीं कहेंगे। बुक में लिखा हुआ है इसीलिए क्योंकि बुक में भी ऐसा लिख दिया है, समझ गया ना। क्योंकि ये जो है क्रॉस साइन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर होता है, ठीक है। लेकिन क्लास अगर आप 11 में लिखते ये चीज तो हम काट देते। तो ये जो डॉट है उसको हम कहते हैं स्केलर। तो इसलिए ये जो वर्क है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि फोर्स तो वेक्टर ही है, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर ही है, इसलिए ये जो है वेक्टर, ये दोनों पार्ट वेक्टर है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो केवल स्केलर है। अब एक और बात बताता हूं, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखो कोई आया है बेटा, एक मिनट, वेट अ मिनट, आई एम जस्ट एडिंग हिम। तो आपके न्यूमेरिकल में आप देखोगे कि बहुत बार यहां पे वेलोसिटी के जगह पे स्पीड का जिक्र आएगा, ठीक है, और हम उसको भी कंसीडर करेंगे और वर्क निकालेंगे क्योंकि वर्क जो है वो स्केलर है, ठीक है। जबकि फोर्स के अंदर अगर हम देखें क्वेश्चन में तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहां से इतना ही रिजल्ट आया हमारे सामने कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। अब एक चीज और देखिए, यहां पे वर्क का यूनिट होता है जूल, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं यूनिट लूं तो फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर, अगर मैं कहूं कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। दूसरा एक और चीज बताऊं, एनर्जी का यूनिट क्या होता है बेटा? जूल। करेक्ट, जूल। एनर्जी का यूनिट भी होता है जूल। ये ऐसा यूनिट होता है या सीजीएस यूनिट होता है? ऐसा यूनिट। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका कोई सीजीएस यूनिट भी होता है क्या बच्चों? यस सर, अर्ज। अरे वाह, कौन बोला अर्ग? रिया। वेरी गुड रिया, सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। और जिस तरह से जूल के अंदर न्यूटन है और न्यूटन का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन। और हम एक रिलेशन जानते हैं कि 10 टू द पावर 5 डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। उसी तरह से 10 टू द पावर 7 अर्ग इज इक्वल टू 1 जूल। ये आप लोग याद रख लेना, 10 टू द पावर 7 अर्ग इज इक्वल टू 1 जूल। क्लियर है? प्रूफ अगर हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे देखिए न्यूटन मीटर, और न्यूटन को आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन, और मीटर को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, और न्यूटन मीटर की जगह लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर डाइन है ये, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। और यहां पे हो जाएगा 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 7 अर्ग। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा 1 जूल, 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल। लेकिन हमें एक और कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है। जानना क्या है कि अगर एनर्जी का यूनिट जूल है और अगर वर्क का यूनिट जूल है तो इसका मतलब जितना भी वर्क डन होगा या जितना जूल वर्क डन होगा उतना ही जूल एनर्जी भी जाएगा या आएगा, उतना ही जूल एनर्जी भी चेंज होगा। समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैं बोल रहा हूं कि अगर वर्क का यूनिट जूल है और यही जूल एनर्जी का यूनिट भी है, तो हम वर्क और एनर्जी दोनों को एकदम रिलेट करते हैं। इवन की एक थियरम है जिस थियरम का नाम है वर्क एनर्जी थियरम। क्या नाम है इसका? वर्क एनर्जी थियरम। और ये थियरम कहता है कि आपके पास जितना एनर्जी होगा उतना ही आप वर्क डन कर पाइएगा। वर्क एनर्जी थियरम क्या बोलता है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम जानते हैं कि जितना एनर्जी होगा वही एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहां बोल रहा है कि जितना एनर्जी कन्वर्ट होगा उतना ही वर्क डन होगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. या दूसरे वर्ड में अगर मैं कहूं कि जो एनर्जी आपने स्पेंड किया है किसी भी फॉर्म में किया है वही वर्क डन है। तो एक फॉर्मूला मेरे लिए आप याद कर लो, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन को जब मैं आगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाऊंगा ना बेटा, तो मैं आपको इसमें ट्विस्ट बताऊंगा, मतलब थोड़ा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाऊंगा और उसमें मैं एक नई चीज को ऐड करूंगा जिसको मैं कहूंगा इफिशियंसी, जो आपके बुक में नहीं है। तो हम लोग इफिशियंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो मुझे याद दिलाइएगा आप कि वर्क का न्यूमेरिकल में इफिशियंसी कैसे रोल प्ले करेगा और किस तरह से वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी हम काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इतना पता चल गया आपको कि वर्क डन का अगर यूनिट जूल है और चेंज इन एनर्जी में हमको जूल का डिफरेंस मालूम है तो वो वर्क डन होगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो वर्क डन का सबसे पहले तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। अब देखिए ये जो फोर्स है, फोर्स को जनरली हम बोलते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, यही बोलते हैं ना? Yes, sir. तो ये तो हमेशा यही फॉर्मूला काम आएगा। लेकिन जब कभी भी अगर बॉडी वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो तो ये जो mgh. ए है वो कन्वर्ट हो जाएगा जी में। तो क्या बन जाएगा? ये एम जी, और डिस्प्लेसमेंट हाइट के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वर्क डन, क्या हो जाएगा? एम जी एच। mgh. और जानती हो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम बड़ा वाला यू दिखाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम ये बड़े वाले यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम जी एच ये हो जाएगा हमारा वर्क का दूसरा नाम। या जब हम कहें कि वर्क जो है टोटल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हुआ तो एम जी एच भी हम कह सकते हैं। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. तो अभी तक हम लोग, हाँ बेटा, अभी तक हम लोग केवल ये बात कर रहे थे कि वर्क में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक है फोर्स और एक है डिस्प्लेसमेंट, और ये दोनों का होना जरूरी है। अगर फोर्स जीरो है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन भी जीरो है, और अगर फोर्स बहुत ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हम कहेंगे वर्क डन जीरो है। मतलब बहुत ताकत लगा के आप दीवार को धक्का दे रहे हो पर उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब वर्क डन जीरो है। और आप बहुत ताकत लगा रहे हो पत्थर को कि ये पत्थर इस डायरेक्शन में जाए, लेकिन पत्थर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो आप कह ही नहीं सकते हो कि हमारे धक्का देने के कारण ये पत्थर ऊपर गया। यानी कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर हो तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन जीरो। Zero work done. तो ये चीज आप याद रखना कि फोर्स जब भी हम अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर डायरेक्शन होता है। मतलब फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके अंदर डायरेक्शन तो होगा ही ना बेटा। और अगर ये Yes. डायरेक्शन परपेंडिकुलर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन जीरो। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. लेकिन बेटा एक और चीज बता रहा हूं मैं। अब ये क्वेश्चन को, अब ये फिगर को ध्यान से देखो, ओम आप भी देखिएगा। मान लो ये इंक्लाइंड सरफेस है और इसके ऊपर आप जो है ना एक बॉक्स रखे हुए हो।
ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, इसके ऊपर आप बॉक्स रखे हुए हो और आप जो है ना यहां से कोई फोर्स लगा रहे हो। ये फोर्स हो सकता है आप अपने हाथों से लगा रहे हो, या हो सकता है किसी बॉडी को आप धक्का दिए हो और ये बॉडी तेजी से आके इसमें लगेगा, टकराएगा। तो इसका डायरेक्शन तो बेटा ऊपर होगा ना, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पे है। बताइए। यस सर। तो ये जो आपका इंक्लाइंड प्लेन पे है, मतलब इसके अंदर ये जो एंगल बन रहा है, कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा, समझ गए। तो ये जो आपका एंगल बन रहा है बेटा, वो एंगल तो बता रहा है कि आप जो बॉडी में धक्का लगा रहे हो वो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? वो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है। क्लास 10th में हम लोग टी रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। टी रेशियोज का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें हम लोग 6 अलग अलग नाम जानेंगे। साइन, कोसाइन, जिसको छोटे में हम कॉस बोलते हैं, ठीक है, टैन, ऐसे करके टोटल 6 नाम है। जो पूरा नाम टेंजेंट है, लेकिन इसको छोटे में हम टैन बोलते हैं। तो आप लोग को लगेगा तो क्लास 10th का एक बार चेक कर लेना, यूट्यूब में ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट वीडियो है, आप ट्रिगोनोमेट्री एक बार देख लेना, तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कॉस के बारे में। अब बता रहा हूं मैं कि कॉस ही हम क्यों लेते हैं, साइन क्यों नहीं लेते या टैन क्यों नहीं लेते। तो देखो, फोर्स आप जिस डायरेक्शन में लगा रहे हो वो डायरेक्शन में आपका एक्सपेक्टेशन है कि बॉडी का मूवमेंट इधर हो। यही है ना मूवमेंट बेटा। अगर मैं बताऊं कि एक बोरा मैंने जमीन पे यूं फ्लैट सरफेस पे रख दिया है, एक बोरा, और मैं बोलता हूं आप धक्का लगाओ कि ये बोरा आगे जाए, तो आप बताओ आप यहां से फोर्स लगाना चाहोगे कि यहां से फोर्स लगाना चाहोगे? बताओ। ए पॉइंट से इधर से वाला फोर्स लगाओगे या बी से फोर्स लगाओगे? ए पॉइंट। ए से लगाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक जैसा रहेगा, तो आपकी इफिशियंसी जो है मैक्सिमम होगी। आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो हम अगर घुटनों के बल जाके इस बोरे को धक्का लगाएंगे तो हमारा ज्यादा से ज्यादा फोर्स यूटिलाइज होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा शो ऑफ करें कि हम बुरा धक्का भी नहीं दे रहे हैं और थोड़ा ऊपर से करेंगे तो ताकत ज्यादा लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम होगा। होगा ना? तो सेम वही कंडीशन यहां भी लागू होता है। अगर आप इस बॉडी को देखो और आपने फोर्स यूं लगाया है, तो आपका जो इफिशियंसी है वो थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि आपके फोर्स का डायरेक्शन इधर का है, जबकि बॉडी किधर मूव करेगा? ऊपर करेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो इफिशियंसी है वो जिस रेशियो में घट रहा है, उस रेशियो को हम कहेंगे कॉस थीटा। क्या बोलेंगे हम? कॉस थीटा। और यहाँ पे कॉस थीटा में ये जो थीटा है ना, वो एंगल के बारे में बता रहा है। मतलब अगर ये एंगल 0 डिग्री है, मतलब आपने ताकत लगाया इधर से और बॉडी भी इधर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब 1, मतलब पूरा का पूरा काम हो रहा है, 100% इफिशियंसी जा रहा है। लेकिन अगर एंगल 30 डिग्री है, मतलब लिटिल बिट, थोड़ा सा एंगल बन रहा है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। बिल्कुल, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 0.866, और ये वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म है √3/2 का। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हो कि आपका जो परसेंटेज है वो 86% इफिशियंसी चल रहा है। समझ में आ रहा है? 1 का मतलब हुआ 100%, ये कितना हुआ? 86.6% जितना आप इफिशियंसी से काम कर रहे हो। अगर यही एंगल थोड़ा और बड़ा कर दें, आपको पता है ना कि जब एंगल बड़ा कर रहे हैं तो ताकत लगाने की जो इंटेंसिटी है, ताकत लगाने का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है, नहीं? क्या समझे? यस सर। क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हो ना। हम लोग बाद में बात करेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स और वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जो एक एक्स डायरेक्शन में लगेगा और एक वाई के डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हम बाद में बात करेंगे। अभी पहले cos 45 लेते हैं। तो ये होगा 1/√2, और 1/√2 का मतलब क्या होगा? 0.707,
यानी कि परसेंटेज और घट गया 70%। अगर ये cos 60 डिग्री हो 1/2 तो ये होगा 1/2 मतलब 0.5 50%। और अगर ये 90 डिग्री हो गया तो 0। 0 और अगर ये 180 डिग्री हो गया तो -1 क्या -1 बात है, क्या Minus बात है, वेरी गुड। तो cos 180 अगर आपको पता है तो प्रार्थना आप मेरी स्टूडेंट हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे हमेशा प्राउड फील होगा कि मैं आप जैसे बच्चों को पढ़ाता हूं। थैंक यू। देखिए यहां तो cos 180 डिग्री का मतलब होता है -1। तो cos 180 भी होता है, ये क्लास 10th के बच्चे को बताने में भी दिक्कत आती है। लेकिन अब देखिए cos 180 क्या होता है, -1 मतलब 1 तो बताता है 100%, लेकिन -1 बताता है कि बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। आपने गुलेल देखा है क्या बच्चों? यस सर तो गुलेल क्या होता है, ये वाई शेप्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम ट्रेम्पोल्ट कहते हैं, कैटापुल्ट। इसमें जो है ना ऐसे रबर लगा होता है, ठीक है, इसमें जो है यूं रबर लगा हुआ होता है और ये रबर के बीच में हम पत्थर रखते हैं और इसको हम क्या करते हैं ना बीच में पीछे की तरफ खींचते हैं और जितना ज्यादा पीछे की तरफ खींच के हम छोड़ते हैं पत्थर किधर जाता है, आगे। तो आप मुझे बताओ कि जो आपने फोर्स अप्लाई किया उसका डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या था? अपोजिट है तो 0 वर्क। ऑपोजिट है। जब फोर्स का डायरेक्शन और वर्क डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है मतलब ये स्ट्रेट लाइन में। यस सर तो 180 डिग्री, तुम कहां से 180 बोल रही हो बेटा? तो ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब वर्क डन क्या हो रहा है, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? यस सर मतलब 0 नहीं होगा वर्क डन, यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट जा रहा है, मतलब 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव। तो हम लोग एक नए फॉर्मूला को भी ऐड कर दे रहे हैं, जैसे कि आपका वर्क डन था हमारा फॉर्मूला में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्या होगा ये, कॉस थीटा। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखना कि फॉर्मूला हमारा ये एक्ट कर रहा है। बस दो कंडीशन में थोड़ा ध्यान रखना। एक कंडीशन है कि जब थीटा मतलब एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0। लेकिन मैंने देखा है कि आपका जो न्यूमेरिकल बन रहा है ना, तो न्यूमेरिकल बनाने में क्या है, पहले के क्वेश्चंस में मैं देखा करता था कि क्वेश्चन ऐसे कहता था कि कूली का वर्क डन 0 है, कूली का वर्क डन क्या है, 0 है। क्यों? क्यों कूली जो है ना सिर पे सामान रखता है और पैदल डिस्प्लेसमेंट जो है वो जमीन पे हॉरिजॉन्टल करता है ना। यस जबकि फोर्स वो अप्लाई करता है क्या, नीचे से ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री। इसलिए हम इस वर्क डन को कंसिडर करते हैं 0। क्लियर है? यस सर लेकिन बेटा इसी से अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन और टेढ़ा बनाता है। वो ये बोलता है ना कि ये जो कूली है वो नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाए सामान लेके तो वर्क डन 0 नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है। ठीक है, क्लियर है? यस सर पॉजिटिव वर्क डन। तो इसको कभी भी कंसीडर 0 मत करना, लेकिन यूज करेगा नाम कूली और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वो सेम बना देगा। तो हम लोग के दिमाग में जो पहले से सेट करके रखा है ना कि कूली का वर्क डन 0 होता है, कूली का वर्क डन 0 होता है, इस वजह से हम लोग ये गलती कर देते हैं। तो ये गलती हमसे बचनी चाहिए, ये समझ के कि भैया फोर्स का डायरेक्शन क्या है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है। समझ में आया? क्लियर बात हुई? यस सर चलिए अब थोड़ा बुक को भी देख लेते हैं हम लोग, अभी तक हमने टच नहीं किया है। तो बुक के पीडीएफ को देखते हैं। शुरुआत में यहाँ पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वर्क डन जो है ना वो हमेशा तभी होगा जब फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना, यानी कि जब कभी भी एनर्जी का रिक्वायर होगा,
ऐसा नहीं है कि एनर्जी जो है ना ये वर्क डन है। और तुम जानते हो कि एनर्जी से जब कोई काम होता है, जब एनर्जी पेट्रोल डीजल से जब कोई गाड़ी चलती है तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में जाए, वो किधर भी जा सकती है। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं कि हमारा जो एनर्जी है, ह्यूमन बॉडी का एनर्जी एसोसिएटेड विद द फूड है, यानी हम जितना खाना खाएंगे उतना ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगी, है ना। और जितना ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगी उतना ज्यादा हम काम करेंगे। अगर हमें मेहनत वाला काम करना होगा तो हमें खाना भी ज्यादा खाना होगा, नहीं। अब देखिए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क ये बता रहा है कि अगर आप a girl pulls a trolley and the trolley moves through a distance, वर्क डन हो रहा है क्योंकि लड़की खींच रही है, मतलब फोर्स लगा रही है। लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट, मतलब आपने एक बुक को ऊपर ऊंचाई पे रखा है, हो रहा है वर्क डन। ठीक है ना। और यहां पे हम कांस्टेंट फोर्स के बारे में बात किए तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहां पे क्रॉस है और फिर भी हम कोई गलती नहीं करेंगे क्योंकि ये सही है। पर जैसे कि आप जानते हो कि ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, गलत है। स्केलर होना चाहिए। अच्छा, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर कोई ये कहता है कि अच्छा 1 जूल को हम डिफाइन करेंगे, तो बच्चों 1 जूल को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो? आपको पता है कि 1 जूल मतलब 1 न्यूटन मीटर, मतलब अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स करते हो, यूज करते हो, और ऑब्जेक्ट जो है उसको 1 मीटर डिस्टेंस पे रख देते हो, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, 1 जूल वर्क डन। ठीक है। और यस सर। दूसरे ढंग से अगर हम देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को और तोड़ देते हैं हम। फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अगर 1 केजी के पत्थर को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपने एक्सेलरेशन दिया और वो 1 मीटर दूर तक गया, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, 1 जूल वर्क डन है। क्लियर है? यस सर। अब देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 2 मीटर हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमारे पास फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन याद रखना बेटा, फोर्स का जो न्यूटन होता है ना, इसके अंदर मीटर छिपा होता है। मतलब कभी भी आप जब डिस्प्लेसमेंट यूज करोगे तो इसका यूनिट मीटर ही होना चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी दिया रहे तो आपको चेंज करके इसको मीटर में लाना होगा। समझ गए? क्योंकि ये गलती कभी नहीं करना कि अगर क्वेश्चन दिया है कि फोर्स है तुम्हारा 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, तो वर्क डन कितना हुआ, तो इस 20 सेंटीमीटर को हमें मीटर में 10 चेंज जूल। करना होगा, उसके बाद ही कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया आपको? यस सर। कोई को दिक्कत है इस पार्ट में तो पूछ सकता है वो। ये जो न्यूटन है इसके अंदर मास और एक्सेलरेशन है, और मास और एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप इस मीटर के जगह सेंटीमीटर इधर है तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, मतलब सेम यूनिट का होना चाहिए। यहां पे एक क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करो। बोल रहा है फोर्स 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन 56 ऑब्जेक्ट। जूल। क्या बेटा? आंसर बताया 56 आपने? जूल होगा सर आंसर। मैं तो Yes, पढ़ा sir. भी नहीं, इतना फास्ट पढ़ लेती हो आप लोग। A force of 7 Newton act on an object. The displacement is 8 meter in the direction of the force. तो हम क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे। 7 8 जा 56, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 56 जूल। करेक्ट, सही है। तो यहां पे आपको ये दिख जा रहा है। उसी तरह से ऊपर हम देखेंगे नेगेटिव वर्क डन। अभी हमने बात किया माइनस साइन, कि जब कभी डायरेक्शन क्या हो, 180 डिग्री का हो, तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इसलिए हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। चलिए ये क्वेश्चन देखिए,
A porter lifts a luggage of 15 kg from the ground, puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. बोलिए. 225 जूल. देखिए बेटा, यहां पे फोर्स जो है वो नहीं दिया हुआ है, मास दिया हुआ है. कितने का है? 15 kg का. और ये जो काम कर रहा है ना, एबव द ग्राउंड कर रहा है, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम, वो वर्टिकल डिस्टेंस है. तो जब भी हम वर्टिकल डिस्टेंस चाहे नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे जाएं, हमेशा इस डिस्टेंस को हम h कहते हैं. तो h हमारा हो गया 1.5 मीटर. यस और mgs से ग्रेविटी हो जो है जाएगा. ना, वो हो गया एक्सेलरेशन यहाँ का, वो है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो वर्क डन, अगर आप वर्क डन का फॉर्मूला आप जान चुके हो कि mgh होता है, या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जान चुके हो कि mgh होता है, तो mgh is the work done, potential energy is the work done, and that is 15 into 10 into 1.5 जूल. और ये क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 10 कट गया, 15 15 या 225 जूल. ये हो जाएगा आपका आंसर. क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है Yes, बेटा? sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करता हूं बेटा, आपसे आंसर चाहता हूं और देखता हूं कौन बच्चा मुझे सही आंसर करता है. ये तो पोर्टर का काम हो गया. यहां बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी. क्या होगा आंसर? सही जवाब आपको मिलेगा 50 पॉइंट. वर्क डन बाय द ग्रेविटी. बताइए. 150 जूल. 150 जूल वर्क डन बाय द ग्रेविटी. और कोई बच्चा Yes, बोले, ऐसा sir. नहीं है कि इसका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है. और बताओ बच्चों. तुम बताओ. सर 56 जूल. क्या बात है. ये है कौन? 56 जूल किसने बोला? सर आशीष. दिखाए थे एक बार क्वेश्चन. वर्क डन एक आ रहा है हमारा आंसर 150 जूल, एक आ रहा है 56 जूल. और बताइए आप लोग. दिखाइए ना. वर्क डन बाय द ग्रेविटी. बोलिए. मुझे अच्छा लग रहा है आपका आंसर. और अच्छा बहुत बार ऐसे भी लगता है जब गलत आंसर आता है तो. क्यों आकांक्षा, श्रुति, सृष्टि, रिया, बोलो बेटा. मतलब जानबूझ के मैं छोटा छोटा कॉम्प्लेक्सिटी डाल रहा हूं. आदित्य राज, बोलिए प्लीज. मैंने क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव किया है जानबूझ के, कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का डेप्थ मालूम हो. -225. सर 15 एक सेकंड, आप बदलाव क्या किया था? मैंने बदलाव किया था यहां पे वर्क डन बाय द ग्रेविटी. ये जो गोल कर रहा हूं ना, यहां पे ग्रेविटी बोल रहा हूं मैं. वर्क डन बाय द ग्रेविटी बोल रहा हूं बेटा. हाँ बोलिए. हाँ बोलिए. संभव, तुमने कुछ असंभव सा चीज बोला था, बोलो. नो सर, गलत बोल दिए थे. ओम का लेकिन आंसर आ गया है और ओम करेक्ट है. गुड ओम. मेरा भी गलत. ओम का आंसर, आवाज तुम लोग को ऑडिएबल था क्या? नहीं होगा, आप ईयरफोन. No, sir. चलो तो अच्छा है, तब तुम्हारे पास चांस है बेटा, आप आंसर करो. पिटाई कर दूंगा. टू नहीं, पिटाई करूंगा. हाँ बेटा बोलिए. 0 -225. इज द राइट आंसर. -225 जूल इज द राइट आंसर. चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं. पहले तो मैं पूछूंगा प्रार्थना से कि 150 जूल कैसे आया बेटा? सर मैंने mg लिया ग्रेविटी का, तो फिर 15 और 10 तो अच्छा, 150 कोई जूल. बात नहीं, लेकिन ये नहीं था. देखो बेटा यहाँ क्या हुआ कि ये आदमी जो है ना, वो काम कर रहा है, तो आदमी जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है वो तो पॉजिटिव होगा. तो मतलब 225 जूल इज द राइट आंसर. लेकिन जब ग्रेविटी बोला, तो ग्रेविटी तो अपनी तरफ खींचता है कोई बॉडी को.
और जबकि ये बॉडी जा रहा है उल्टे डायरेक्शन में। समझ में आया? गुलेल का केस पता है आपको? ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ खींचता है, जबकि बॉडी किधर गया? ऊपर गया। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? -225 जूल। मतलब फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाने के कारण, या जब ग्रेविटी वर्ड आ जाए तो आप समझ लेना कि डायरेक्शन ऑफ द बॉडी ग्रेविटी के साथ है या ग्रेविटी के बाद है। अगर यही बॉडी को ऊपर से नीचे एक आदमी लाया होता, समझ गई, और उसके बाद हम कहते उस आदमी का काम या ग्रेविटी का काम दोनों बराबर हो जाता। समझ गए? क्योंकि वो आदमी ऊपर से नीचे लाता, इसका पोटेंशियल एनर्जी जो भी चेंज होता, और ग्रेविटी भी वही काम कर रहा था, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी भी क्या होता है? इक्वल होता। किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। नीचे आने वाला नहीं समझ बता रहा हूं। नो कंफ्यूजन। देखो नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है कि जब कभी भी बॉडी mgh, ये जो h जो है वो चेंज होगा। मान लो एक बॉडी इस हाइट पे है, जो हाइट है 10 मीटर का। हाइट कितना है? 10 मीटर का। तो अगर ऊपर में मान लिया जाए मास है 10, बॉडी का ग्रेविटी है 10 और हाइट भी है 10, तो टोटल हो गया 1000 जूल। अब ये बॉडी नीचे आता है और हाइट हो जाता है इसका 5, तो यहां पे जो एनर्जी है वो है 500 जूल। तो ये जो भी बॉडी किया काम 1000 से 500 पे आया, मतलब 500 का डिफरेंस है, तो ये आदमी का किया गया काम 500 कहलाएगा। और ग्रेविटी के डायरेक्शन में किया, तो अगर ग्रेविटी से पूछा जाए कि वर्क जितना ग्रेविटी ने किया, तो वो भी इतना ही कहलाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के डायरेक्शन में था। समझ में आया बच्चों? सृष्टि समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। आदित्य राज, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन एनर्जी। ये जो साइन है वो केमिस्ट्री में हीट के लिए यूज करते हैं और फिजिक्स में चेंज के लिए यूज करते हैं। तो चेंज इन एनर्जी, और ये जो एनर्जी है वो कोई भी एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है, काइनेटिक हो सकता है, कोई भी एनर्जी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल, ये दो कंडीशन को फ्रिक्वेंटली इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। ठीक है ना? आगे चल के हम लोग डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज हाफ mv², ये यूज करने वाले हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को जब जोड़ेंगे हम, तो हम इसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। मतलब मैकेनिकल एनर्जी कभी भी बदलेगा नहीं, काइनेटिक बदलेगा, पोटेंशियल बदलेगा। काइनेटिक अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक घटेगा, लेकिन दोनों का जो सम टोटल होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। किस थ्योरम से? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है? आगे बढ़े हम। यस सर। तो चलिए, आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो, इसको बनाने की कोशिश करना, नहीं आएगा फिर मुझसे पूछिएगा। यहाँ पे एनर्जी के बारे में कुछ बात किया गया है कि किस तरह से एनर्जी हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ गए? एक मिनट रुक जाओ बेटा। तो एनर्जी के बारे में ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से हमारा लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है विदाउट एनर्जी। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे वॉलेंट्री मसल्स तो हैं जो हमारे सोचने समझने पे काम करता है, जैसे हाथ उठाना, पाँव करना, लेकिन जो हार्ट है ना, उसको तो इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल करता है, तो हमें एनर्जी उसके लिए भी जरूरत होती है। मतलब बहुत सारा डेली एक्टिविटी है जो हमारे कंट्रोल के बाहर का चीज है, लेकिन वो होता रहता है। ठीक है ना? तो बिना एनर्जी के हमारा लाइफ चलने वाला नहीं है। और सन को हम कहते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यही कहते हैं ना। तो एनर्जी के बारे में यहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, और फॉर्म ऑफ एनर्जी।
तो चलिए, मुझे एक क्वेश्चन है आपसे, मुझे बताइए एक एग्जांपल, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन बताना है आपको, कि एक कन्वर्जन बताइए जिसमें लाइट एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। बोलो बेटा। नहीं, अभी रुक जाओ। सर ग्लूकोज। ग्लूकोज, ये प्रार्थना बोली ना,